हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। हमें यूएसए में डारपा का भी दिखाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म यूएसए डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। इसके साथ ही हमारा हो जाता है डारपा के चीफ पर। वह किसी चीज़ को एनालाइज कर रहा होता है, तभी उसकी सेक्रेटरी आती है। डायरेक्टर, सेक्टर लैब 9 से एक रिक्वेस्ट आई है। वहाँ की रिसर्चर आपसे इंटरव्यू करना चाहती हैं। कहाँ से? टैक्टिकल टेक्नोलॉजी। यह रिसर्च लैब वार्प ड्राइव और प्लाज्मा एनर्जी पर काम कर रही है। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। इसके साथ ही हमारा वो जाता है सेक्टर 9 की चीफ रिसर्च एडवाइज़र हेलेन ग्रीफन पर। वह लैब में एंटर होते हुए अपना इंट्रोडक्शन बताती है। हेलो डायरेक्टर, मेरा नाम हेलेन ग्रीफन है। तो ऐसी क्या वजह हुई जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा? आप एक बार ज़रा इसको देखिए। इसके साथ ही वह डारपा चीफ के सामने सीएम का वीडियो प्ले करती है। वीडियो को देखकर डायरेक्टर कहता है, यह वीडियो यांगवान बेस से है ना? मैंने इसको देखा है। हाँ, यह वही है। हाँ, तो तुम इसके बारे में क्या जानना चाहती हो? अब एक बार ज़रा इसको देखिए। इसके साथ ही वह सीएम के इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर को दिखाती है जब सीएम फाइट कर रहा होता है। आप जैसा कि देख सकते हैं, हमने जब इसे एनालाइज़ किया है तो हमें लगातार एक आवाज़ आती सुनाई दे रही है। पहले मुझे लगा था कि यह सीएम की बॉडी से आ रही है क्योंकि वह एक सुपर ह्यूमन है, लेकिन मैंने इस पर बहुत रिसर्च की है। इसके बाद मुझे एक चौंका देने वाली बात का पता चला है। यह आवाज़ सीएम की बॉडी से नहीं बल्कि इसकी स्वॉर्ड से आ रही है। सच में? उसकी ब्लेड से? हाँ, और हमने यांगसान बेस पर सस्पेक्ट 4 जो कि जलने से मरा था उसकी रिसर्च की है, और वहाँ पर जो देखने वाले लोग थे उन्होंने भी यह बताया है कि सस्पेक्ट 4 जो मरा है वह सीएम की शॉट की आग से मरा है। इसके बाद हमने उसके फ्लैश को लेबोरेटरी में चेक किया और जिससे चौंका देने वाला खुलासा हुआ। वह मांस का टुकड़ा बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपने आप जल जाता है, जैसे कि इसे एनर्जी किसी और ही डायमेंशन से मिल रही है। और मैंने इसके एटॉमिक लेवल की भी जांच की है। यह फायर हमारी दुनिया के फायर से बिल्कुल अलग है। यह हमारे फिजिक्स के नियम का पालन नहीं करती और इसे हम काबू भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि यह किसी दूसरे यूनिवर्स या फिर डायमेंशन की फायर है। ऐसा नहीं है कि यह सब मैं आपके सामने बस ऐसा ही बोल रही हूँ। मैंने इस पर 21 बार पहले टेस्ट किया है, उसके बाद ही मैंने यह नतीजा निकाला है। इसके साथ ही डायरेक्टर कहता है, हेलेन, तो अपनी रिसर्च को और तेज करो और साथ में नासा को भी अपनी जानकारी साझा करो। तुम्हें जो फंडिंग चाहिए, जो मदद चाहिए, हम उसे तुम्हें देंगे। तुम बस अपने काम पर पूरी तरीके से लग जाओ। मुझे इस बारे में हर एक जानकारी चाहिए। ठीक है सर, आप अगर इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है। और वह क्या है? मुझे सीएम की शॉट चाहिए। यह सुनकर डायरेक्टर को पसीना आ जाता है क्योंकि उसे भी पता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो सीएम उसे जान से मार डालेगा। इसके साथ ही हमारा भी शिफ्ट होता है जॉन पर। जॉन की गाड़ी जैसे ही सीएम के नज़दीक पहुंचती है, सीएम गाड़ी पर एक पंच मारता है। गाड़ी हवा में उड़ जाती है, इसके साथ ही दूर जाकर गिरती है। जॉन की गाड़ी के पीछे के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो अपनी गाड़ी की स्पीड को और बढ़ा देते हैं ताकि वह सीएम को गाड़ी से उड़ा सकें, लेकिन इसका कुछ खास नतीजा नहीं दिखता। उनकी गाड़ी आती है, सीएम से टकराती है, लेकिन कुछ इम्पैक्ट नहीं होता, बल्कि सीएम गाड़ी पर एक पंच मारकर गाड़ी को ही रास्ते से साइड कर देता है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का भी दिखाया जाता है। सारे गार्ड सीएम से फाइट करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन गार्ड्स का जो हेड होता है वह ऑर्डर देता है, ड्रोन को रिलीज करो। 5 ड्रोन सीएम को ऊपर से घेर लेते हैं। हमने बंदूकें भी लगी हैं और जैसे ही वह उसे फायर करने का इशारा करते हैं तभी सीएम अपने हाथ से हल्का सा इशारा करता है। सीएम की शॉट उन सभी ड्रोन्स को बीच से चीर देती है। इसके साथ ही सीएम उन सभी बॉडीगार्ड्स की ओर आगे बढ़ता है और इसके तुरंत बाद एक धमाका होता है। धमाके के साथ ही हमारे वो जाता है जॉन पर। गाड़ी के पलटने की वजह से जॉन की खोपड़ी फट चुकी है, उसकी खोपड़ी से खून निकल रहा है। जॉन लड़खड़ाते हुए सामने देखता है और सामने का व्यू देखकर वह चौंक जाता है। सीएम ने जॉन के दोस्त को गर्दन से पकड़ा हुआ होता है। इसके साथ ही सीएम जॉन को गुस्से के साथ देखता है। सीएम का ऐसा रूप देखकर जॉन डर से कांपने लगता है।
तभी उसका दोस्त, जो कि सीएम की हाथ की पकड़ में है, वह सीएम को गालियाँ दे रहा होता है। साले कमीने, तुझे भी उस दिन मर जाना चाहिए था अपने पेरेंट्स की मौत की खबर को सुनकर। तू साले जिंदा क्यों है? तेरी वजह से मैंने अपनी बेटी, अपने परिवार को खो दिया। उसकी बात को सुनकर सीएम को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पकड़ को और भी टाइट कर देता है। और कुछ ही देर की बात थी, वो उसके जबड़े को ही तोड़ देता है, साथ में उसे नीचे भी छोड़ देता है। सीएम का हाथ उसके खून से लथपथ है। जॉन का दोस्त डरते हुए जॉन की तरफ देखता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। उसकी आंखों को देखकर साफ पता चल रहा है वह सीएम से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगना चाहता है, लेकिन अब वह बोल भी नहीं सकता क्योंकि उसके जबड़े को सीएम ने पहले ही अपने हाथों से फाड़ दिया है। इसके साथ ही सीएम उसकी खोपड़ी के ऊपर अपना एक पंच मारता है। सीएम के पंच के साथ नीचे की ज़मीन भी टूट जाती है और उसका दोस्त एक ही झटके में मौत के हवाले हो जाता है। इसके साथ ही सीएम जॉन से कहता है, तो तुम भी अपने आखिरी समय में कुछ बोलना चाहोगे? सीएम का यह रूप देखकर जॉन पहले से भी ज़्यादा डर जाता है। तभी जॉन का बॉडीगार्ड पीछे से गालियां देते हुए बाहर निकलता है। तू साले हरामखोर, तू साले इंसान ही नहीं है। तूने सिर्फ एक छोटी सी स्कूल फाइट को इस नतीजे तक ला दिया। तू अब सभी को मारता फिर रहा है। वह अभी अब बोल ही पाता है। तभी सीएम अपनी शॉट का हल्का सा इशारा करता है। सीएम की शॉट उसकी खोपड़ी के आर पार होती है। इसके साथ ही सीएम आगे बढ़ता है और अपनी शॉट को खींच कर निकालता है। इसके साथ ही हमें कुछ देर बाद कवि दिखाया जाता है। जापान के सीक्रेट एजेंसी के लोग सीएम की फैलाई हुई तबाही को देखकर हैरान हैं। आखिर 10 मिनट में यह सब कैसे हो गया? तभी उसके रेडियो पर खबर आती है। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, सीएम यूएस एयरक्राफ्ट से जापान को छोड़कर निकलने वाला है। क्या हमें कुछ करना चाहिए? उन्होंने हमसे टेक ऑफ की परमिट मांगी है। हम क्या करें? जल्दी से उसे इस देश से बाहर निकालो। सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। सारे प्रोटोकॉल्स को छोड़ो। सीएम को जितनी जल्दी हो सके इस देश से बाहर निकालो। अगर वह यहाँ पर कुछ और देर रहा तो पता नहीं इस देश का हाल क्या होगा। इसके साथ ही हमारा व्यू आता है ब्लू हाउस पर। अब जापान के मिनिस्टर कोरिया के मिनिस्टर से बात कर रहे हैं जो जापान में हुआ है, और कोरिया के मिनिस्टर सफाई देते फिर रहे हैं तो उनका सीएम से कोई वास्ता नहीं। वहाँ पर जो हुआ इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। क्या आपको पता भी है सीएम ने यहाँ पर कितनी तबाही मचाई है? हमें पता है, लेकिन हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं और ना ही इस देश का है। ठीक है, लेकिन आपके सिटीजन ने जो हमारे देश में किया है यह आपको भारी पड़ेगा। ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके साथ ही वह फ़ोन को रख देता है। सर, वहाँ पर जो तबाही हुई है वह इसका कंपनसेशन हमसे मांग रहे हैं। इसके साथ ही दूसरा मिनिस्टर कहता है, कैसी बात बोल रहे हो तुम? जब तुमने क्लेरिफाई कर दिया है कि सीएम के साथ हमारा कोई भी लेना देना नहीं, तो फिर वो हमसे कंपनसेशन कैसे मांग सकते हैं? सर, लेकिन उनका मानना है कि हमारे सिटीजन ने वहाँ पर आकर ऐसी तबाही मचाई है तो इसका कंपनसेशन भी हम लोग ही देंगे। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर बोलता है, और कुछ जापान ने नहीं कहा? उन्होंने कहा कि तक सीएम जापान से निकल चुका है। इतनी जल्दी? और वह जापान से इतनी आसानी से निकल कैसे गया? क्या उसे जापानीज गवर्नमेंट ने रोका नहीं, जबकि उसने वहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही मचाई है? प्राइम मिनिस्टर बोलता है, तो क्या वह यहाँ पर आ रहा है? ऐसा लगता तो नहीं है। जबकि अब किम जोंग मर चुका है तो वह ज़रूर अब नाम क्यूजिन के पीछे पड़ा होगा, जो कि यहाँ से निकल कर चाइना गए हैं। तभी अचानक से बाहर से एक गार्ड आता है। सर, एक्सक्यूज़ मी, मुझे कुछ बात कहनी है। तुम्हें दिख नहीं रहा अंदर मीटिंग चल रही है? सर, चाइनीज एम्बेसी से कॉल आया है। उन्होंने कहा है कि वह नाम क्यूजिन को अरेस्ट कर रहे हैं, साथ में उसके दोस्त को भी, और वह जितनी जल्दी हो सके उसे अपनी कंट्री से बाहर निकालना चाहते हैं। यह सुनकर प्राइम मिनिस्टर भी डर जाता है। क्या चाइना भी हार मान रहा है? क्या वह भी सीएम की पावर से डरते हैं कि कहीं वह वहाँ पर आकर तबाही न मचा दे? इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर कहता है, मुझे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से कनेक्ट करो जल्द से जल्द। मैं चाहता हूँ कि नाम किंग का प्लेन वापस कोरिया में लैंड नहीं होना चाहिए। उसे कैसे भी करके हवा में ही रोको। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कोई भी मेथड यूज करो, चाहे प्लेन को हवा में ही उड़ा दो, बस उसे यहाँ पर आने से रोको। मैं नहीं चाहता कि सीएम वापस से यहाँ पर आ जाए। ठीक है सर, समझ गया। इसके साथ ही हमारा हो जाता है प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी पर। उसके रेडियो पर आवाज़ आती है, बेक्सियोन पहुँच चुकी है। प्राइम मिनिस्टर,
हमें खबर मिली है बेक्सियन यहाँ पर पहुँच चुकी है। इसके साथ ही हमारा हो जाता है बेक्सियन पर। तो ऐसा दिखता है ब्लू हाउस। डिप्टी डायरेक्टर का बेटा डीन से कहता है, सर में पहले चेकिंग करानी होगी, उसके बाद ही हम अंदर जा सकते हैं। अंदर किसी भी तरह का वेपन अलाउ नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके साथ ही हमें ब्लू हाउस के अंदर का भी दिखाया जाता है। तो ऐसा दिखता है अंदर से ब्लू हाउस, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इसके साथ ही हमारा हो जाता है डीन पर। डीन भी मन में सोच रहा होता है कि हमारा प्लान बस कामयाब होने ही वाला है। अब मैं उस जगह पर हूँ जहाँ से मैं पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके साथ ही हमारा हो जाता है नामकिन के प्लेन पर। चाइना के एयरफोर्स ने नामकिन के प्लेन को ज़बरदस्ती हवा में ही मोड़ने का आदेश दिया होता है। नामकिन डर से कांप रहा है कि आखिर अब उसके साथ होगा क्या, या कोई ऐसा इस दुनिया में है भी जो उसे बचा भी पाएगा। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।